नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा मैथ का थर्ड पेपर है। ठीक, आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 40वां है, यानी कि 40, और हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का पढ़ रहे थे। ठीक, तो हमने इसके पहले लेक्चर वाले में 39 में, यानी कि 39 लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रांशियन ऑफ टू फंक्शन। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि जो रांशियन निकाला जाता है वो किन्हीं दो फंक्शन का निकाला जाता है। ठीक, तो चलिए सीखते हैं। तो लिखिए हेडिंग रांशियन ऑफ टू फंक्शंस। क्लियर? तो लिखिए रांशियन ऑफ टू फंक्शंस का निकाला जाता है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। हम सबका देखेंगे, लेकिन डिफिनीशन हम लोग दो का ही लिखेंगे। ठीक, तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। कह रहा है लेट y1x एंड y2x बी टू फंक्शंस defined on इंटरवल i, कि जो हमारे दोनों फंक्शन हैं y1 एंड y2 किस में डिफाइन है? i में। ठीक, यानी x कहाँ मिलाएगा? दैट इज x बिलोंग्स टू i। ऐसे करके लिख सकते हैं आप लोग, यानी x कहाँ से लिया जाएगा? i से लिया जाएगा। देन द रांशियन ऑफ y1x and y2x is denoted by कैसे डिनोट किया जाएगा? w y1x, y2x। क्लियर? ऐसे डिनोट किया जाएगा। डिनोट करने का मतलब कि प्रदर्शित किया जाएगा सिंबल। जैसे हम लोग फंक्शन को डिनोट करते हैं f(x, y), ऐसे करते हैं, या f(x) से डिनोट करते हैं, या gx से डिनोट करते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम लोग रांशियन को कैसे डिनोट करेंगे? y1x, y2x एंड डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइंड है कि जब हम रांशियन निकालेंगे w y1x, y2x इक्वल क्या करेंगे? y1x, y2x y1 डैश x, y2 डैश x। अब देखिए y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। क्लियर है? y डैश लिख दें, y डबल डैश लिखेंगे जिसका मतलब होता है d2/dx²। इन सभी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका होता है, यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कई तरीके से, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि y डैश करते हैं, कभी y1 कर देते हैं, इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर y1 और y2 एक फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर y1 y2 कहा गया है। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन को y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है dy/dx, लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है। ठीक, पहले हम आप लोगों को क्लियर करते थे। और y2 को भी रिप्रेजेंट किया जाता है d2/dx²। लेकिन यहाँ पर जो y1 है, y2 है, यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर ये दोनों क्या है? फंक्शन, क्योंकि हम डिफिनेशन में डिफाइन कर दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर इसको मत समझिए, इसको समझिए। y डैश का मतलब dy/dx और y डबल डैश का मतलब d2/dx²। क्लियर हुआ सबको? तो ये जो डिटर्मिनेंट बना हमारा, डिटर्मिनेंट का मतलब सारणिक, हिंदी में बोला जाए तो सारणिक आव्यूह एंड सारणिक कहा जाता है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आव्यूह। तो आव्यूह जो इससे बनेगा, देखिए क्या करना होता है कि जो दो फंक्शन दिए होते हैं, सबसे पहले वाले रो में, रो माने और ए रो कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। तो जो रो बना है हमारा, उसमें जो हमारा पहला फंक्शन दिया है उसको लिखेंगे y1x एंड y2x रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? y1 का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y1 डैश x आएगा, फिर y2 का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो y2 डैश x। तो इनसे जो बना हमारा सारणी किस तरीके से, इनका जो मान आएगा वही क्या होगा? रांशियन के बराबर होगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर सिमिलरली
इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डब्लू वाई वन एक्स कामा वाई टू एक्स इक्वल लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वन एक्स इंटू वाई टू डैश एक्स माइनस वाई टू एक्स इंटू वाई वन डैश एक्स। क्लियर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सॉरी, यहाँ पर सिमिलरी कहने का अर्थ नहीं है, यहाँ पर लिखिएगा दैट इज करके लिखिएगा, दैट इज। और ठीक इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, अगर तीन फंक्शन होंगे तो यहाँ आप लिखिए सिमिलरली अगर हमें तीन फंक्शन दिए हैं, तब मान लीजिए कि y1 y2 y3, तो हम लिखेंगे रांशियन निकाला होगा तीन फंक्शन का, y1 x कामा y2 x कामा y3 x। अगर इनका हमें रांशियन निकालना है तो हम लोग लिखेंगे इसको y1 x कामा y2 x कामा y3 x। क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे y1 डैश x y2 डैश x, यहाँ पर y3 डैश x। और एक बार और करेंगे, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात होती है, जैसे कि यहाँ पर एक बार किया गया है, यहाँ पर दो बार। क्यों कि जितने भी फंक्शंस होंगे 1 2 3 उतने क्रॉस उतने का अभी बनाएंगे। अगर 3 फंक्शन है तो 3 क्रॉस 3 का, अगर 2 फंक्शन है तो 2 क्रॉस 2 का। तो 3 क्रॉस 3 का यहाँ पर 3 फंक्शन है 1 2 3, तो अगर मैट्रिक्स बनाएंगे तो 3 क्रॉस 3 का। और उसी की वैल्यू को अगर वैल्यू जब निकालना होता है तो उसे क्या करते हैं, उसे किस फॉर्म में लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा किस क्रॉस किस का होगा, अगर 3 फंक्शन है तो 3 क्रॉस 3 का बनाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे y2 डबल डैश, ये याद करने का तरीका है, यक्स ऐसा कुछ होता नहीं, बस हम अपने से बता रहे हैं कि अगर 3 फंक्शन है तो 3 क्रॉस 3 का बनाएंगे। और 2 रहेगा तो 2 क्रॉस 2, अगर 4 रहेगा तो 4 क्रॉस 4 का। तो वर्ग भी यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर डिटर्मिनेंट बनाएंगे किसने का, जितने फंक्शन होंगे। अगर 3 होंगे तो 3 क्रॉस 3, अगर 2 हो गए तो 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर y2 डबल डैश एक्स, फिर करेंगे y1 डबल डैश एक्स, फिर y2 डबल डैश एक्स। और देखिए y2 वाले में y2 चल रहा है, y1 वाले में y1। और इसी प्रकार y3 में क्या हो जाएगा, y3 डबल डैश एक्स। क्लियर, और एक हम दे रहे हैं आप लोगों को सवाल, इसको करिएगा पहले, लेकिन एक बार और समझ लिए। सबसे पहले जब रांशियन की बात किया जाए तो 2 फंक्शन आपको दिए जाते हैं y2 y1 y2 x, तो क्या कहा जाता है, इनका रांशियन निकालिए। तो जो इनका रांशियन होगा उसे w से रिप्रेजेंट करेंगे। और ठीक, और डिफाइंड किस तरीके से होता है, रांशियन के रूप में y1 x कामा y2 x। इसका अगर 2 फंक्शन है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन, यानी y1 डैश x, जितना फंक्शन रहेगा उससे एक कम करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन था तो y1 y2 2 बार किए, अगर 3 रहेगा तो कितनी बार करेंगे, 3 बार, क्योंकि y1 x और y2 x उस फंक्शन को मिला के अगर देखा जाए तो 3 लिखे जाते हैं। तो y1 डैश x, यहाँ पर y2 डैश x। क्लियर, तो हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग उसको करिएगा। तो मान लीजिए अगर एग्जांपल है और y1 x, चलिए बनाइएगा 5 x। देखिए अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पर y1 x y2 x y3 x दिया है। अगर कभी आपको 5 x 5 x 5 x दे दिया जाए तो ठीक इसी प्रकार करेंगे, घबराएंगे नहीं कि यहाँ पर 5 आ गया या 5 आ गया। यहाँ पर y1 एक प्रतीक है फंक्शन का, कि y1 एक फंक्शन है, तो f1 भी एक फंक्शन है। तो हम 5 के लिए करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 x 5 x कामा 5 x कामा 5 x। कभी पूछा नहीं जाता है चारों का, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर 4 फंक्शन हैं तब उनका रांशियन कैसे निकाला जाएगा, तो आप इसको निकालने का प्रयास करेंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर स्टार। तो इसका कर लेंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे यस हमने कर लिया, और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग लिख देंगे कि हम इसका रांशियन नहीं निकाल पाए हैं। तो हम कल वाले भी लेक्चर में आप लोगों को इसका आंसर बता देंगे कि कैसे इसका रांशियन निकलेगा। ठीक, तो जो लोग कर लेंगे वो यस कमेंट करेंगे कि स्टार नंबर यस हमने कर लिया है। ठीक, और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो कमेंट करेंगे नो हमने स्टार वाला क्वेश्चन नहीं कर पाया। ठीक, तो अब नोट लिखिए, नोट लिखिए जो कि भी आगे यूज होगा। तो एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए नोट। क्लियर, नोट क्या कह रहा है कि यदि 2 फंक्शन का रांशियन निकालें y1 x कामा y2 x, ठीक, और उसकी वैल्यू क्या है, और उसकी वैल्यू जो है कभी भी 0 ना हो, y1 x और y2 x के किसी भी मान के लिए, x का कोई भी वैल्यू उठा के रखें हम फंक्शन में, उसके लिए जो हमारा रांशियन की वैल्यू है वो कभी भी 0 ना हो। तब क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है y1 x कामा y2 x वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर,
अगर हम उन दोनों फंक्शन देखिए, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का एक तरीका बताए थे देखने का, ये दूसरा तरीका हो गया। यानी कि अगर कोई दो फंक्शन दिया हुआ है, उनका हम रांशियन निकाल लें, अगर उनका रांशियन अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो क्या होगा, जो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट, जो हमारा y1 और y2 होगा, वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरी बात कह रहा है, ये पहला नोट हो गया। अब इसी में ये भी याद में रखिए, अगर अभी प्रूफ करेंगे, अभी तो हमने मान के चला कि कहीं भी 0 ना हो, लेकिन ऐसा होता है कि अगर रांशियन किसी भी दो फंक्शन का 0 नहीं आया, ठीक, अगर किसी भी एलिमेंट x को मान लीजिए वो x1 के लिए नहीं आया, तो उस सेट में अगर i में x1 के लिए नहीं आया तो x2 के लिए भी कभी भी 0 नहीं आएगा, x3 के लिए भी कभी भी 0 आएगा। यानी i में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के लिए जो हमारा रांशियन होगा कभी भी 0 नहीं आएगा। ये ऐसी एक रांशियन की प्रॉपर्टी होती है। अभी हम आगे देखेंगे थ्योरम में और प्रूफ भी कर देंगे आप लोगों के लिए, तो इसको भी समझिएगा। यानी कि रांशियन कहता है कि अगर हम 0 हैं, अगर एक स्थान पे 0 हैं तो हम सभी जगह पे 0 हैं। मान लीजिए हमारा ये i है, जो हमारा इंटरवल है i है, और रांशियन कह रहा है कि अगर हम यहाँ 0 हो गए तो इसके हर एक पॉइंट पे हम क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। रांशियन का कहने का ये मतलब है। और ये भी कहता है रांशियन कि अगर हम इस पॉइंट पे 0 नहीं हुए, इस वाले पॉइंट पे, तो हम उस इंटरवल में जिसमें हम डिफाइंड है, उस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होंगे। ठीक, इस बात को समझिए, क्लियर है। जैसे कि छोटे बच्चे घर में रहते हैं ना, कि अगर आप बिस्कुट लेके जाएं या टॉफ़ी लेकर जाएं, तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपके घर में 2 सदस्य हैं, छोटे छोटे लड़के, तो कुछ एक छोटा वाला जो लड़का होता है या बड़ा वाला लड़का होता है, अभी छोटे हैं तो उन लोगों को उतना समझ नहीं रहता, तो लोग क्या कहते हैं कि आप देख लिए आपके पास 2 टॉफ़ी, तो वो लोग क्या कहते हैं कि हम दोनों टॉफ़ी लेंगे, अन्यथा हम लेंगे ही नहीं टॉफ़ी। अब एक वाला रहता है तो जितना दे देंगे उतना ही ले लेता है, आधा दे देंगे तो आधा ले लेगा, अगर पूरा दे देंगे तो पूरा, एक दे देंगे तो एक ले लेगा। लेकिन एक लड़का जो होता है थोड़ा शरारती होता है, तो कहता है कि नहीं, हमें पूरा चाहिए, हमें दोनों के दोनों टॉफ़ी चाहिए, अन्यथा हम एक भी टॉफ़ी नहीं लेंगे। ठीक इसी प्रकार रांशियन है, रांशियन भी इसी प्रकार की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कहता है कि अगर हम 0 हुए तो हम सब जगह 0 होंगे, यानी कि हम 0 को लेंगे तो सब 0 को लेंगे, समझ रहे हैं। अगर हम 0 नहीं होंगे तो कहीं भी 0 नहीं होंगे, क्लियर है ना। यानी कि रांशियन कहता है कि हम लेंगे तो पूरा लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। समझ में आया इस एग्जाम्पल से। चलिए दूसरा कहता है कि y1x, दूसरा जो हमारा है प्रॉपर्टी, दोनों बातें हम इनमें इंक्लूड कर दिए हैं। जब 0 होगा तो सब जगह 0 होगा, नहीं 0 होगा तो कहीं भी 0 नहीं होगा। तो y1x कामा y2x डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब फॉर ऑल क्या हो, x बिलोंग्स टू i, यानी जिस इंटरवल में डिफाइंड है। तो क्या कहता है, हमने ये तो बता दिया कि अगर 0 होगा तो सब जगह 0 होगा, x फॉर ऑल के लिए। तो कहता है कि जो हमारा फंक्शन होगा अब y1x कामा y2x होगा, वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, तो हम रांशियन निकाल के भी दो फंक्शन को बता सकते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट। अब एग्जाम में आपको दे दिया जाए कि सो दैट द y1 एंड y2x इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप उसका रांशियन निकाल लें या तो आप वैसे कर लें। तो रांशियन निकालना ज़्यादा आसान होगा, तो आप रांशियन से ही कर सकते हैं। जब तक कि अगर एग्जाम में बोल दिया कि रांशियन से नहीं करना है, तो आप लोग रांशियन के मेथड से नहीं करेंगे। ठीक, तो चाहे तो आप रांशियन से भी दिखा सकते हैं, एग्जाम में नंबर उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो इस बात को समझिए। अब हम लोग चलेंगे थ्योरम की ओर, तो थ्योरम देखेंगे तो इससे समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना। किसी को डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि हमको रांशियन वाला टॉपिक नहीं समझ में आया। क्लियर, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है थ्योरम है, उसको लिखेंगे और थ्योरम को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा कम जगह है, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आधे में क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा इधर सोल्यूशन क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं, तो सॉरी थ्योरम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थ्योरम लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए थ्योरम, तो इसी से रिलेटेड है हमारा। तो थ्योरम लिखेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक है थ्योरम। तो थ्योरम क्या कह रहा है, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन क्या है हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस ax इंटू dy/dx प्लस bx इंटू y इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर आपका क्या पता चल रहा है। पहली बात तो इधर देखिए qx अगर जो हमारा है वो क्या है 0, और कितने ऑर्डर का है हमारा, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है।
और यहाँ पर देख पा रहे हो कि ax और bx किसके फंक्शन हैं, x ओनली के। ठीक, तो यानी कि ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, कह रहा है 0 वेयर, पूरी बात लिख लीजिए, अभी तो हमने बता दिया, वेयर ax and bx are continuous functions on interval I। इसका क्या कहने का अर्थ है, कह रहा है कि हमारा जो ax है और bx है क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। आप जानते हैं कि जिनका ग्राफ बिना हम पेन उठाए बना सकते हैं, और जिनका ग्राफ हम पेन उठाए नहीं बना सकते हैं, अगर पेन उठ गया उस ग्राफ को बनाने में तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। यानी कि जैसे मान लीजिए एक ग्राफ ए है, यहाँ से यहाँ, एक दोनों ग्राफ एक ही में है, तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पे अगर यहाँ से यहाँ गए, फिर इस पॉइंट से फिर यहाँ गए, तो यानी यहाँ से यहाँ, फिर इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ा, पेन उठाना पड़ा। तो अगर पूरे ग्राफ को देखें तो क्या है, डिसकंटिन्यूस, लेकिन इतने पोर्शन को देखें तो कंटिन्यूस। अगर इतने इंटरवल में कहा जाए कंटिन्यूस, मान लीजिए ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, और इसमें सी पॉइंट है, ए डी पॉइंट है, तो ए से सी में तो कंटिन्यूस है, लेकिन ए से डी तक पूछा जाए, ए से बी तक पूछा जाए, तो ए से बी तक में क्या है, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि ए से सी गए, फिर कहाँ गए, डी से बी गए। यानी एक तरीके से यहाँ देखिए ग्राफ बना देगा, यहाँ से समझ में दिखाई दे रहा है ना। मान लीजिए हमारा ग्राफ है ऐसे, फिर यहाँ से छूटा, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ देखिए ग्राफ अगर देखा जाए, मान लीजिए ए से बी पहुँचा, अब बी से सी पहुँचा, और सी से ए से बी, अब फिर यहाँ क्या है, यहाँ मान लीजिए कोई सी पॉइंट है, फिर यहाँ डी है, फिर मान लीजिए यहाँ ई है, फिर कोई एफ है। क्लियर। तो और इंटरवल हमारा डिफाइंड है ए से एफ, हमारा इंटरवल कहाँ से है, ए से एफ। तो ए से एफ में देखें तो कितनी बार ब्रेक हुआ है, ए से बी आए, फिर पेन उठाना पड़ा, फिर सी से डी आए, और फिर ई से एफ आए, तो इसमें ब्रेक हो रहा है बार बार हमारा ग्राफ। तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। लेकिन हमारा कह रहा है ए एक्स है जो बी एक्स है कंटिन्यूस है, तो यानी कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, चाहे वो ग्राफ ऐसा हो, चाहे ऐसे ऐसे करके हो, कैसे कैसे भी हो, वो ग्राफ जैसा बनेगा वो देखा जाएगा। ठीक, तो इस बात को समझिए पहले। फिर कह रहा है लेट φ1x एंड φ2x बी टू सोल्यूशन क्या है, टू सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन इंटरवल आई। इंटरवल कहने का मतलब है कि जो हमारा एक्स और आएगा वो हमेशा आई से आएगा। तो आई अगर नेचुरल नंबर है तो हम एक्स को केवल नेचुरल नंबर से ही ले सकते हैं, ये नहीं कि हम चले जाएंगे इंटीजर में चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे, रियल नंबर में चले जाएंगे। अगर रियल नंबर में है तो तब हम रियल नंबर की बात करेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा आई तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्यू है तो क्यू। हमने पहले भी बताया था कि आई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आई एक नोटेशन है, ठीक, इंटरवल का नोटेशन है। तो यहाँ पर हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, आर भी, वो आपको क्वेश्चन में डिफाइंड रहेगा जब आपको करने के लिए आएगा। लेकिन अगर ये थ्योरम आएगा तो यहाँ पर इंटरवल आई करके ही देगा, तो इस बात को आप लोग समझते रहिए। देन क्या है हमारा, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, φ1x और φ2x क्या है, सोल्यूशन। और सोल्यूशन हमने बताया कि φ1 एंड φ2x सोल्यूशन अगर होंगे तो इसके पहले हमने एक थ्योरम किया था ना इस पर, अगर दो सोल्यूशन हैं तो क्या करना है उसका। तो इस टाइप के हम आपको एक क्वेश्चन कराए थे जिसमें सोल्यूशन थे दो ना, तो उस थ्योरम को किए हैं तो आप लोग समझ रहे हैं। देन तो कह रहा है देन जो रांसियन होगा φ1x φ2x, इन दोनों फंक्शन का जो रांसियन होगा इज ईदर EITHER ईदर आइडेंटिकली जीरो ऑन इंटरवल I, नो वेयर जीरो ऑन I। इसका क्या कहने का मतलब है, इसको समझिए। जो नीचे वाला पॉइंट कह रहा है दैन द रांसियन φ1x एंड φ2x। देखिए इतना आपको दिया है क्वेश्चन में, और कह रहा है कि ऐसा दिखाना है, हमको दिखाना होगा। कह रहा है कि दैन रांसियन जो φ1x एंड φ2x का निकालेंगे, जो कि सॉल्यूशन है किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो कह रहा है ईदर आइडेंटिकली जीरो। आइडेंटिकली जीरो कहने का मतलब कि यदि वो जीरो हुआ तो हर जगह जीरो होगा, अब उसके अलावा कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं हो जा सकती है। आइडेंटिकली माने जीरो, आइडेंटिटी माने उसकी एक ही वैल्यू आएगी। अगर वो दो आ गई
तो उसकी हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो आएगी 2 आएगी। लेकिन यहाँ पर कहा है आइडेंटिकली 0 है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी और हर पॉइंट पे 0 आएगी। अगर एक बार 0 आ गया, इधर या तो 0 आएगी और इंटरवल आई, नो वेयर 0 ऑन आई, यानी कि अगर 0 नहीं आया तो कहीं पर भी 0 नहीं आएगा, इसीलिए कह रहा है नो वेयर, कहीं भी 0 नहीं होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। जो हमने भी एक एग्जाम्पल लिया था टाफी वाला, उससे आप लोग समझ रहे हैं। इसके पहले हम आपको डिफाइन कर दिए। तो हमारा एक थ्योरम क्या कर रहा है, एक डायग्राम के माध्यम से पूरी बात समझ लेंगे। जब आप डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कह रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बटे dx स्क्वायर प्लस ax dy बटे dx प्लस bx इंटू वाई इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सोल्यूशन है, एक φ1x जो फंक्शन है, एक φ2x जो फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शन जो हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर इस डिफरेंशियल के सोल्यूशन है तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इस टाइप से लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, φ1 डैश φ2 डबल डैश x, इसकी जगह पर रखें y की जगह बताया था ना आपको, φ1x रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा φ1 डबल डैश x प्लस ax इंटू में φ1 डैश x प्लस bx इंटू φ1x इक्वल टू 0, ऐसा लिख पाएंगे। तो यहाँ पर 2 सोल्यूशन दिया है तो इसको सोल्यूशन समझिए। अब कह रहा है अगर ये सोल्यूशन हैं तब जो इनका रांशियन निकालेंगे φ1x कामा φ2x, वो क्या होंगे, अगर 0 होंगे तो x फॉर ऑल x के लिए क्या हो जाएंगे 0, यानी x के हर वैल्यू के लिए 0 हो जाएंगे उसका रांशियन। अगर 0 नहीं होगा रांशियन, कह रहा है φ1x कामा φ2x, अगर 0 नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं होगा, फॉर ऑल x डज नॉट x बिलोंग्स टू i, तो कहीं भी 0 नहीं होगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ये बात। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा किसी भी थ्योरम को समझाने में, ठीक। आप लोग अभी देखेंगे कि जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा होगा या तो किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, कुछ कोचिंग को छोड़ दी जाए तो बाकी कोचिंग्स में जो होता है जल्दी से थ्योरम लिखाया जाता है और आपको प्रूफ बता दिया जाता है। इस टॉपिक पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है कि उनको थ्योरम समझ में आ रहा है कि नहीं, थ्योरम कह क्या रहा है आपको बता दिया जाता है। और बहुत लड़के रहते हैं कि थ्योरम को रट लेते हैं, उनको मार्क्स से मतलब रहते हैं। तो मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे अगर आपको आपकी मेमोरी पावर इतनी अच्छी है कि आप किसी भी चीज़ को याद कर पा रहे हैं। देखिए याद करना समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद करना और समझना, जब आप याद किए रहते हैं तो वहीं पर अगर कुछ चीज़ें बदल जाती हैं तो आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप जब समझे रहते हैं तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स अगर हम चेंज भी कर दें उसकी जगह पे, तब भी आप उस चीज़ को समझते रहते हैं, ठीक। तो ये हमारी पूरे थ्योरम का निचोड़ है इतना। आप डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखेंगे इसका, तो लिखिए प्रूफ हमारा क्या कह रहा है, या शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है प्रूफ, आप लिख सकते हैं पूरा इसका। तो प्रूफ ये लिखा गया, तो लिखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया था हमारा, d2y बटे dx स्क्वायर प्लस ax dy बटे dx प्लस bx इंटू वाई इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए फर्स्ट। क्लियर, वेयर सारी बातें लिखेंगे जो चीज़ें लिखी जाती हैं, ax जो दिया है उसी को भी लिख रहे हैं, एंड bx। देखिए एग्जाम में लिखने का एक तरीका होता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे जैसे बता रहे हैं अगर वैसे आप लिखते हैं तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो फर्स्ट ईयर के लड़के होते हैं जो आते हैं नए, उनको तो ये सारी चीज़ें पता रहती है, लेकिन उनको लिखने का तरीका नहीं पता होता है। तो जब आप लिखने का तरीका नहीं पता होगा तो आप कैसे भी लिख देंगे तो आपका नंबर कट जाए। तो लिखने का तरीका यहाँ सीखना होता है। आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल i। क्लियर, अब कह रहा है φ1x एंड φ2x बी टू सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के क्या हैं, 2 सोल्यूशन। देन अगर ये सोल्यूशन है तो कैसे लिख पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, लेक्चर नंबर 39 में हम बता दिए हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 39 को देखें इस बात को समझने के लिए। तो वहाँ पर होता है φ1 डबल डैश x प्लस ax φ1 डैश x प्लस bx इंटू φ1x इक्वल टू 0। ऐसा हम लोग लिख पाएंगे, तो इसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस बात को तो जो लोग लेक्चर नंबर 39 अटेंड किए हैं या लिए हुए हैं तो उनको ये बातें समझ में आ रही है कहाँ से आ गया, ठीक।
और जो नहीं किए हैं अटेंड किए हैं उनको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ से एंड और हम लोग लिख सकते हैं फाई टू डबल डैश एक्स। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि फाई वन एक्स एंड फाई टू एक्स क्या है? सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन नहीं होते तो हम ऐसा नहीं लिख पाते। क्लियर है सबको? यहाँ कहा है कि सोल्यूशन है। ठीक, क्लियर? इधर समझने वाली बातें हैं, बाकी चीज़ें इधर से हैं और रफ वर्क था। ठीक, तो ऐसा है तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे फाई टू डैश एक्स, सॉरी यहाँ पर ए एक्स भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो यहाँ पर कर लीजिएगा ए एक्स इंटू फाई टू डैश एक्स प्लस बी एक्स इंटू फाई टू एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। चलिए देखते चलिए इसके आगे क्या करेंगे अब हम लोग। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए अब क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर फाई टू एक्स, नाव करके लिखिएगा। नाव आप क्या करेंगे, फाई टू एक्स मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस फाई वन एक्स मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? यहाँ पर देखिए इसमें करेंगे फाई वन एक्स है, इसमें फाई टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ फाई टू एक्स है, इसमें फाई वन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ वैल्यू जब निकालेंगे इसकी क्या आ जाएगी हमारी ध्यानपूर्वक देखिए। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, या चाहे तो आप लोग पूरा लिख लीजिए। तो हम लोग यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फाई टू एक्स से इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा फाई वन डबल डैश एक्स इंटू में आ जाएगा फाई टू एक्स। और देखिए घटाना है इक्वेशन 3 को, तो इक्वेशन 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाई वन एक्स। तो फाई वन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस फाई टू डबल डैश एक्स इंटू फाई वन एक्स। ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है सबको ना? अब ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए यहाँ पर ए एक्स है और यहाँ भी ए एक्स है, तो ए एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब लिखेंगे देखिए फाई वन, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, फाई टू एक्स। तो करेंगे तो फाई टू, पहले लिखेंगे फाई वन डैश एक्स इंटू फाई टू एक्स। अब देखिए माइनस होगा, घटा रहे हैं तो माइनस। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई टू डैश एक्स इंटू फाई वन एक्स। क्लियर? ब्रैकेट बंद। क्लियर? अब इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी एक्स कॉमन हो जाएगा। अब तीसरे वाले में यहाँ से बी एक्स, यहाँ से भी बी एक्स, तो इधर क्या बचेगा, फाई वन एक्स मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, फाई टू एक्स से, तो फाई टू एक्स। अब माइनस यहाँ करेंगे किससे, फाई टू एक्स इंटू फाई वन एक्स। क्लियर? इक्वल टू क्या कर देंगे 0, क्योंकि फाई टू से करेंगे 0 में तो 0 आएगा, यहाँ भी करेंगे 0। अब घटाएंगे तब भी क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा इक्वेशन बना। अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए कि ये जो हमारा टर्म्स है दोनों क्या है, सेम। फाई वन एक्स करें या इंटू फाई टू एक्स, या फाई टू एक्स इंटू फाई वन एक्स करें, दोनों इक्वल ही है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे, यहाँ से देखिए फाई वन डबल डैश एक्स इंटू फाई टू एक्स माइनस फाई टू डबल डैश एक्स इंटू फाई वन एक्स प्लस ए एक्स। इधर ब्रैकेट में लिख पाएंगे फाई वन डैश एक्स फाई टू एक्स, अब माइनस फाई टू एक्स इंटू फाई वन एक्स। यहाँ फाई टू डैश एक्स है, फाई टू डैश एक्स। क्लियर? फाई वन एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो गया। इतनी बातें समझ में आ रही है? इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 4। अब आगे देखिए, तो यहाँ समझते चलिए। सिंस हम लोग रांसियन अब निकालेंगे। सिंस जो रांसियन होता है फाई वन एक्स कामा फाई टू एक्स, स्टेप बाई स्टेप करते चलेंगे। ठीक? तो यहाँ से रांसियन हमारा क्या आ जाएगा, फाई वन एक्स इंटू फाई टू डैश एक्स। यानी पहले फंक्शन को लिखेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस करेंगे। अब दूसरे फंक्शन को लिखेंगे फाई टू एक्स इंटू फाई वन डैश एक्स। जो लोग यहाँ पर डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या करेंगे, सारणी बना के निकालेंगे वैल्यू। ठीक? जैसे बताए थे, तो यही वैल्यू आएगी। क्लियर है सबको? निकाल के बता दें। चलिए देख लीजिए, निकाल दे रहे हैं यहाँ पर फाई वन एक्स फाई टू एक्स। नहीं, नाराज़ हो जाएंगे आप लोग, तो निकाल के बताए नहीं, फाई टू डैश एक्स। क्लियर है आप सबको? तो यहाँ से निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा फाई वन एक्स इंटू फाई टू डैश एक्स माइनस क्या हो गया, अब यहाँ निकालेंगे फाई टू एक्स इंटू फाई वन डैश एक्स। क्लियर? ये निकालने का तरीका देखिए, इसको क्या होता है, अगर दो फंक्शन दिए हैं तो क्या करना होता है, पहले फंक्शन को बाहर करते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में क्या लगाते हैं, माइनस, फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वो दूसरे को बाहर करते हैं, पहले का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। क्लियर? तो वही हमने किया है यहाँ पर। तो ये निकालने पर ऐसा आ रहा है, इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं। 3 के लिए आप ऐसा अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक?
तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर, क्या बन जाएगा ये, कोई इक्वेशन दे दें इसको, 5 नंबर दे दीजिए। रांसियन की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 5। अगर इसको लिखे हैं तो इसको मत लिखिएगा, ये समझाने के लिए करें, नहीं तो ये आप लोग इसको मत लिखिएगा, पहले इसको लिखिएगा फिर इसको लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, ठीक, क्लियर है सबको। देयरफॉर अब क्या करेंगे, रांसियन के एक बार डाउट डिफरेंशियल करेंगे इसको, यहाँ आ जाएगा dw/dx, क्लियर। अब देखिए dw/dx लिख रहे हैं तो w का मतलब है कि इसमें w में क्या है, phi1x, phi2x। जैसे f(x, y) का जब डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या लिखते थे, df/dx सीधे लिख देते थे, तो ठीक इसी प्रकार dw/dx लिख रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ से जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, phi1 को बाहर ले लेते हैं पहले, phi1x इसका करेंगे तो आ जाएगा phi2 "x", एक बार हुआ है तो एक बार और, प्लस अब phi2 देखिए phi1x का करेंगे तो phi1-x इंटू क्या आ जाएगा phi2-x। अब इसका करेंगे तो माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा ही, phi2 बाहर करेंगे तो phi2x, अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा phi1-x, अब फिर माइनस है तो अंदर जाएगा तो माइनस ही रहेगा। अब करेंगे phi2 का तो phi2-x इंटू phi1-x, क्लियर। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें सेम होंगी जो कट जाएंगे, यहाँ पर देखिए phi1-x एंड phi2-x, तो यहाँ है phi2-x एंड phi1-x, तो आगे पीछे मल्टीप्लाई है तो कोई मतलब नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से हमें बचेगा phi1x इंटू phi2-x माइनस phi2x इंटू phi1-x, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको ना। phi1-phi2 का मतलब होता है d5/dx, ठीक, हमने बताया है अगर डैश लगाया तो उसका मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे कि जो हमारा dw/dx आया है वो किसके बराबर आया है, phi1 phi2 अब देखिए x भी हटा रहे हैं तो इसका मतलब x है, x दिखाने का मतलब phi जो हमारा फंक्शन है किसका है, x का। तो अब सीधे लिखेंगे phi1x, जैसे हम लोग यहाँ लिखते थे, जैसे इसको w को लिखे हैं वैसे ही x को यहाँ पर phi को लिख रहे हैं, तो phi1 एंड phi2 x माइनस phi2, अगर लिखना चाहे तो x तो आप लोग लिख लीजिए, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं phi1x। लेकिन अगर आप लोग समझ रहे हैं कि इसका मतलब होता है केवल दिखाने के लिए कि phi1 किसका है, x का फंक्शन, ऊपर दिखा दें तो इसका मतलब नीचे आपको समझ में आ रहा है कि फंक्शन किसका है phi1x, इसका मतलब है phi1x, इसका मतलब है कि phi1 जो हमारा फंक्शन है x का फंक्शन है, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं phi2 phi1 "x", ठीक, phi2 phi1 "x", ठीक। ये हो गया हमारी इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। क्लियर हो रहा है सबको। अब ध्यानपूर्वक देखिए तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो ये वाला टर्म है, चलिए अब लिखते हैं, अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, तो 4, 5 एंड 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा dw/dx प्लस ax w इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, वैल्यू पुट कर दिया है वहाँ पर इक्वेशन नंबर किसमें, 4 में, 5 और 6 से, क्लियर। तो जब आप 5 और 6 से वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन था 4, तो यहाँ देखिए phi2x इंटू phi2x माइनस phi2x phi1x किसके बराबर है, dw/dx से। तो यहाँ पर हमने रखा dw/dx प्लस ax, और देखिए phi1-x phi2x माइनस phi2-x phi1x किसके बराबर है, रांसियन के बराबर। तो हमने लिखा है यहाँ पर w, तो यहाँ हो गया d2, तब इसकी जगह पर अगर हमने रख दिया w/dx, अब इसकी जगह पर हमारा ax तो रहेगा ही, अब इसकी जगह पर हमने क्या रखा है, रांसियन w इक्वल टू 0। वैल्यू पुट किया है कहाँ से, 5 एंड 6 से, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ हमारा इक्वेशन नंबर यहाँ बन गया 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। और इस इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखिए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अब इसको हम दिखा रहे हैं, आप लोग दूसरे फॉर्म में दे दिया जाता है तो आप लोग समझ ही नहीं पाते। w यहाँ पर फंक्शन था, वहाँ पे जब dy/dx करते थे तो y वहाँ फंक्शन था, तो यहाँ देखिए dy/dx प्लस px y इक्वल टू qx होता था, यही होता था ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ qx की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, और px की वैल्यू ax के बराबर, और y की जगह पर क्या है, y की जगह पर क्या है यहाँ पर w, क्लियर। तो ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का जो हम लोग जनरल सोल्यूशन निकालते थे, कैसे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते थे तो क्या करते हैं, उस जो हमारा फंक्शन रहता था y में उसमें मल्टीप्लाई करके उसका जनरल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो लिखिए इक्वेशन नंबर 7 इज लीनियर
ऐसा लिखना पड़ेगा कि आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? तब हम लोग यहाँ से क्या लिख पाएंगे बताइए? अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। हेंस जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा बताइए? e की पावर qx px जगह क्या है ax, तो हम लिखेंगे ax इंटू डी एक्स। यही आता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस केस में क्या आता था हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e की पावर px इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर px की जगह क्या है ax, तो हमने रखा ax dx। क्लियर? एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 7 क्या हो जाएगा? जनरल सोल्यूशन क्या होता था? y जो होता था उसमें मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ कर करेंगे w इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है? e की पावर ax इंटू डी एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन रहता था, फिर क्या रखते थे इधर बताइए? आप लोगों को याद है यहाँ पर क्या रहता था? जो हमारा px रहता था qx, इधर qx की वैल्यू क्या है? 0 इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर ax इंटू डी एक्स प्लस इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इसकी वैल्यू पूरे पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई है। तो ये हो जाएगा w इंटू ई की पावर ax इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 की जगह यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ इसका मतलब c, तो c के बराबर हो गया। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे। तब इसको इस साइड लेते आएंगे। नहीं दिख रहा क्या? सॉरी, यहाँ से देखिए दिख रहा है आप? तो w इंटू ई की पावर ax इक्वल टू सी। तो यहाँ देखिए इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? e की पावर है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा w c इंटू ई की पावर माइनस ax dx। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ से देखिए कि जो हमारा c है वो क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा इक्वेशन नंबर 8 इम्प्लाइज या सो दैट, इक्वेशन नंबर 8 सो दैट क्या शो कर रहा है कि, अब इधर देखिए सो दैट क्या शो कर रहा है? यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ से हमारा w इक्वल टू क्या आया है? c इंटू ई की पावर ax इंटू डी एक्स। और ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर समझिएगा? कह रहा है सो दैट, इसको माने थे हम लोग इक्वेशन नंबर 8, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 8 आप लोग लिख चुके हैं, हम लिख रहे हैं इस तरीके से इक्वेशन नंबर 8 सो दैट, या लिखिएगा इक्वेशन नंबर 8 इम्प्लाइज, जो आपको इच्छा हो वो लिख लीजिएगा। लेकिन हम लिखने का तरीका है, अगर w इक्वल टू 0 है तब ये इम्प्लाइज करेगा c इक्वल टू 0। कह रहा है यदि w 0 होगा तो c इक्वल टू 0 होगा। अब इसको समझिए कैसे। ठीक, देखिए e की पावर ax कभी भी 0 नहीं होगा, सिंस बिकॉज, क्योंकि e की पावर ax इंटू डी एक्स कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि e की पावर में कुछ भी पावर हो। आप एक e की पावर कुछ भी ले लें, माइनस इन्फिनिटी और सॉरी प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, इसके बीच में कुछ भी लेंगे e की पावर में इन्फिनिटी छोड़कर। अगर इन्फिनिटी लेते हैं माइनस तो 0 आता है। और भी कब? जब एक्स हमारा इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है तब आता है 0। ठीक, और e की पावर प्लस इन्फिनिटी की ओर करता है टेंड तब 0। यानी इसके बीच में जो हमारा e है कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा, e की पावर आप -100 ले लें, 1000 ले लें, 2000 ले लें, 5000 ले लें, 10,000 ले लें, 1 लाख ले लें, तब भी e की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक, तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ छोटी तो होगी लेकिन 0 नहीं होगी। क्लियर? छोटी से छोटी हो सकती है और लेकिन 0 नहीं होगी, और बड़ी से बड़ी हो सकती है। ठीक, लेकिन 0 नहीं हुए। इसलिए अगर ये 0 नहीं हुए तो w 0 हुआ, तो यानी कौन 0 होगा? अगर c 0 होगा तभी तो ये w 0 होगा। इसीलिए कह रहा है कि अगर w इक्वल टू 0 तो c इक्वल टू 0। तो एक कैसे बना? अब c इक्वल टू अगर 0 हो गया तो अब c की वैल्यू कुछ भी, c अगर 0 हो गया, अगर w 0 है तो c 0, तो यानी कि c की केवल एक ही वैल्यू ले सकते हैं 0। अगर c की वैल्यू 0 ले लेंगे तो यानी कि w इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 इंटू ई की पावर ax dx। अब x की वैल्यू चाहे जो लें आप, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। अब x की वैल्यू कुछ भी लें, इसकी वैल्यू कुछ भी है, उससे क्या मतलब है? 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि अगर राशियन एक जगह पर 0 हुआ तो सभी जगह 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू आप 5 ले लें, और मान लिए 5 पे e की पावर इसकी वैल्यू आई 9, और जब 7 लिए तो इसकी वैल्यू आई 11, और 8 लिए तो इसकी वैल्यू आई 1000 मान लीजिए। क्लियर? तो इन सब वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी? 0। यानी x के अलग अलग मान के लिए भी क्या है आ रहा है राशियन की वैल्यू 0। तो वही कहा जा रहा था कि राशियन अगर एक जगह 0 होगा तो वो आइडेंटिकली 0 होगा, यानी कि x के सभी मान के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो वही बात यहाँ पर हम आप लोगों को समझा रहे हैं। और कह रहा था दूसरी बात, ये तो फर्स्ट कर किया, और दूसरा देखिए कह रहा है यदि w डज नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ इम्प्लाइज कर जाए c डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, c
सी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि रांशियन जीरो नहीं है तो सी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये तो जीरो है नहीं, ई की पावर एक्स। अगर ये जीरो नहीं है और सी जीरो हो जाए, अब मान लीजिए हम मान रहे हैं सी जीरो हो जाए और ई की पावर ए एक्स आप जान रहे हैं कि जीरो नहीं होगा, तो क्या हो गया, डब्ल्यू की वैल्यू जीरो आएगी। इसीलिए कहा जा रहा था कि अगर डब्ल्यू अगर जीरो नहीं है तो सी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं जीरो हो सकती? अगर सी की वैल्यू आप कुछ ले लिए 5, 7 और 9, या कुछ भी ले लीजिए 11, 15, 17 जो लेना चाहें ले लीजिए, और कह रहे हैं कि आपकी डब्ल्यू वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। अब ऐसा ले लेते हैं, अब सी की वैल्यू भी आप कह रहे हैं कि जीरो नहीं है। 9 मान लीजिए सी की वैल्यू आप कुछ ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2, यानी कोई जीरो नहीं है। तो कभी भी दो नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। तब यहाँ से जो डब्ल्यू आएगा डज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है सबको? तो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। समझ में आया सबको ना? और आप कह रहे थे यहाँ पर डब्ल्यू जीरो है तो जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। क्लियर है सबको ना? अगर डब्ल्यू जीरो करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अगर डब्ल्यू जीरो नहीं होगा तो सी जीरो नहीं होगा। यानी कि अब एक्स की वैल्यू अगर जीरो नहीं होगा तो ई की पावर एक्स कुछ भी लेते चले जाइए, कभी भी ई की पावर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। और जीरो नहीं आएगी, ए भी जीरो नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। यानी कि रांशियन अगर जीरो नहीं होगा तो कहीं भी जीरो नहीं होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, यही दोनों के समय दिखाना था कि ऐसा होगा। तो यहाँ से लिख लीजिए, हेंस डब्लू फाई 1x कामा फाई 2x, ये रांशियन लिख रहे हैं। क्लियर है सबको ना? इज आइडेंटिकली जीरो ऑन इंटरवल आई आर नोवेयर जीरो ऑन इंटरवल लिखना चाहे तो लिख लीजिए आगे ऑन इंटरवल आई। क्लियर? तो यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूफ यहाँ पर हो चुका है। आप इस थ्योरम को समझ पाए? चलिए, आज 2 ही टॉपिक्स हो पाए। आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक, और हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कल लेक्चर लेने से पहले, जिससे कि आगे के भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आए। चलिए, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।